संग्राम ने सहस को फ़ोन करके बताया, तुम लोग एयरपोर्ट आ जाओ, शायद तुम उन्हें वहीं पकड़ सको और छवि को बचा सको। हम अगली फ़्लाइट से आते हैं, संग्राम ने कहा। ठीक है भैया, हम लोग निकलते हैं, कहकर हर्ष और सहस जल्दी से कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ गए। उनके घर से एयरपोर्ट की दूरी लगभग आधे घंटे की थी। ऊपर से ट्रैफिक लाइट्स के कारण आधा घंटा और लग गया। वो पहुंचे तो फ्लाइट को आए 1 घंटा 10 मिनट हो चुके थे। लोग कब के वहां से जा चुके थे। हर्ष ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। साले फिर निकल गए। सहस भी बहुत मायूस था। उन्होंने संग्राम को फ़ोन किया, भैया सॉरी, हम लोगों को पहुंचने में टाइम लग गया। ट्रैफिक जाम ने सब गड़बड़ कर दी। जब तक हम पहुंचे तब तक सब जा चुके थे। भैया अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? ऐसा करो, अब जाकर रेस्ट करो, सुबह देखेंगे। हम फ्लाइट में बैठने वाले हैं, हम खुद ही घर आ जाएंगे, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। सहस और हर्ष घर वापस आ गए। मीना को कमरे में बंद हुए कई घंटे हो गए थे। कोई उसे देखने तक नहीं आया था। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा था, अंदर हल्की सी रोशनी थी। उसे लग रहा था कि शायद वो लोग उसे यहाँ छोड़कर भूल गए या उन्हें अब ये जगह याद नहीं रही। उसने अपने हाथ खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो अपने हाथ खोल नहीं पाई। तभी उसे बाहर शोर सुनाई दिया। ये शोर नज़दीक आता जा रहा था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे फिल्मों में दिखने वाले गुंडे और वो बंधक लड़की के साथ क्या करते थे सब याद आने लगा था। उसका डर के मारे बुरा हाल था। दूसरे उसे सहस की चिंता सता रही थी कि इन्होंने सहस के साथ क्या किया होगा। तभी दरवाज़ा खुला और दो लोग एक लड़की को अंदर फेंक कर चले गए। वो लड़की भी डरी हुई थी। उसने गिरते ही एक आह भरी। फिर उसने खुद को सेट करके बिठाया। फिर आसपास देखा। उसे थोड़ी दूर एक लड़की और दिखी। कम रोशनी के कारण वो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रही थी। दोनों के मुंह पर टेप लगी थी, सो वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकती थी। मीना को अब लगने लगा था कि ये कोई वीमेन ट्रैफिकिंग वाले होंगे। ये हमें दुबई के शेखों को बेचेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सोचकर वो खुद को घसीटते हुए उस लड़की के पास ले आई। उसने देखा वो लड़की बेसुध सी पड़ी है। वो उसके पास गई। उसने अपने हाथों से उसके मुंह की टेप उतारने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने उसकी टेप उतारी और उसे हिलाने लगी। उसे होश आ गया। वो बोली, पानी। मीना उसके पीछे गई और धीरे धीरे उसके हाथ खोल दिए। फिर उसे इशारे से अपना मुंह और हाथ खोलने को कहा। छवि को मुंह खुलने के बाद थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। उसने जल्दी से उसका मुंह और हाथ खोल दिए। अब उन्होंने अपने अपने पैर भी खोल लिए। अब मीना भागकर दरवाजे पर गई और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने वहाँ से एक सोफ़ा खिसका कर दरवाजे के आगे रख दिया। अब उसने वहाँ बनी खिड़की से बाहर देखा। वो हैरान रह गई कि वो ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। उसे लगा था कि वो लोग इन्हें किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से इन्हें भागना मुश्किल होगा। वो उस लड़की के पास गई और उसे समझाया, सुनो, आप कुछ मत बोलना, हम खिड़की से कूदकर भाग चलते हैं। बस एक यही रास्ता है यहाँ से बचने का। छवि समझ गई और दोनों खिड़की से कूदकर बाहर निकलकर भाग लीं। बाहर घना जंगल था। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन मीना के आइडिया से उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ती चली गई। उसे पता था कि वो रातों रात जितना दूर निकल जाए उतना बेहतर है। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ेंगे, मीना ने जानबूझकर रास्ता भी बदल लिया था। उसे पता था कि वो लोग खिड़की की सीध में ही आएंगे। बाकी जब वो उसे लेकर आए थे तो उन्होंने उसका मुंह और हाथ पैर तो बांध रखे थे, पर आंखें खुली थीं। उसने रास्ते को ध्यान से देखा था। घर से दूर एक सड़क थी। वो उसी सड़क की तरफ बढ़ रही थी। छवि में चलने की हिम्मत नहीं थी। उसका भूख प्यास से बुरा हाल था। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था। फिर भी वो चली जा रही थी। उन्हें कुछ दूरी पर रोशनी सी नज़र आने लगी। मीना को पता था कि वो सड़क के पास पहुंच गए हैं, लेकिन छवि की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो वहीं गिर गई। मीना परेशान हो गई। वो उसे कंधे पर उठाकर कुछ दूर तक लाई। यहाँ से सड़क साफ दिख रही थी। मीना उसे वहीं बिठाकर सड़क पर लिफ्ट लेने आ गई। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आवारा लड़के ना मिल जाएं। उसने देखा कि ट्रक आ रहा है। उसने ट्रक को रोक लिया। ट्रक वाला सरदार जी था। उसने पूछा, ओए तूने मरना है कि अभी ट्रक के नीचे आ जाती। देखिए भैया जी, हम लोग मुसीबत में हैं। मेरे साथ एक लड़की और है। कुछ लोग हमें उठाकर ले आए हैं। बड़ी मुश्किल से बचकर भागे हैं। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। मीना ने हाथ जोड़कर कहा, क्या? आ जाओ। तुम्हारा आपका भाई अभी जिंदा है। दूसरी लड़की कहाँ है? उसने बड़ी इज्जत से उसे पूछा। मीना उसे लेकर छवि के पास आ गई। छवि बेहोश हो गई थी।
ड्राइवर ने छवि को गोद में उठाया और ट्रक में ले आया। उसने अपने साथी को ट्रक में पीछे भेजकर उसने छवि को आगे बिठाया और उसे पानी पिलाया। पानी पीकर छवि को होश आ गया। उसने आसपास देखा। वो ड्राइवर को देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तभी मीना, जो नीचे खड़ी पानी पी रही थी, ऊपर आई और बोली, देखो तुम घबराओ मत, अब हम बच जाएंगे। उसकी बात सुनकर छवि चुप हो गई। तब ड्राइवर ने ट्रक चला दिया। वो गुंडे जो उनका ध्यान रख रहे थे, वो शराब पीने में मस्त थे। एक आदमी दूसरे से बोला, जा यार, चक्कर लगा आ, कहीं भाग ना जाएं। अरे नहीं भागती, दोनों बंधी पड़ी हैं, कैसे भाग सकती हैं? ये भोलू का मजबूत जोड़ है, खुलेगा नहीं। वो मजाक करता हुआ बोला, फिर शराब पीने लगा। दोनों गिरने तक पीते रहे। ट्रक की लाल रोशनी में छवि ने ड्राइवर को देखा, फिर बोली, भैया मुझे भूख लगी है, 10 बजे के बाद से कुछ खाया नहीं है। भैया मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए। ओ तेरी, वाहे गुरुजी मेहर करना। ड्राइवर ने हाथ जोड़कर भगवान से अरदास की। फिर उसने एक ढाबा देखकर ट्रक रोक दिया। छवि और मीना के हाथ पैर काले हो रखे थे तो छवि बोली, भैया हाथ धोने हैं, चलो उस तरफ नल है, चलकर धो लो। ड्राइवर शेरा बोला, भैया आप बैठिए, हम दोनों चली जाती हैं। मीना बोली और छवि के साथ चल दी। झल्ली, पागल हो रही है क्या? इतनी रात है, हर तरफ बुरे लोग हैं। अब तुम्हारे नाल आपके साथ, आपका भाई है तो अकेले नहीं जाना। फिर अपने साथी से बोला, दीदियों के लिए अच्छा सा खाना मंगवा, हम हाथ धोकर आए। कहकर वो उन दोनों के साथ चल दिया। दोनों ने हाथ मुंह धोया। छवि ने अपने दुपट्टे से मुंह पोंछ लिया। मीना ने जीन्स टॉप पहना था, दुपट्टा नहीं था, तो रूमाल भी बैग में रह गया था, सो वो यूं ही चल दी। ये लो, इससे पोंछ लो, छवि ने उसे दुपट्टा देते हुए कहा। मीना ने उससे पोंछ लिया। वो जैसे ही रोशनी में आए तो मीना दुपट्टा देने के लिए छवि की तरफ मुड़ी तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। मीना तुम, छवि तुम, कहकर वो एक दूसरे के गले लग गई। इसका मतलब तुझे भी किडनैप किया था? छवि, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानकार हो? तुम सच सच में तुम माँ बनने वाली हो? वाह, सुनकर खुशी हुई, बधाई हो। मीना बोली। शेरा खड़ा उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। तुम दोनों ने पहले एक दूसरे को नहीं देखा था क्या? अब ऐसे मिल रही हो जैसे मेले में कोई बहनें हो। भैया दोनों साथ ही पढ़ती थीं, बहनों सा ही प्यार है हमारा। जानते हो भैया, अब हम जेठानी देवरानी हैं। छवि बोली, अरे हाँ, मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया है। आह, ये लो, अपने घर फ़ोन कर लो, शेरा ने फ़ोन देते हुए कहा। मीना, पहले तुम सहस को फ़ोन कर लो, छवि ने मीना से कहा। छवि, मुझे उसका नंबर नहीं याद। मुझे तो किसी का भी नंबर नहीं याद, फ़ोन में थे, वो वहीं छूट गया, तुम ही कर लो, मीना बोली। छवि ने संग्राम को फ़ोन लगाया, पर फ़ोन बंद आ रहा था। उसने कई बार फ़ोन किया, पर फ़ोन बंद आ रहा था। उसने फ़ोन वापस शेरा को दे दिया। फिर उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद शेरा ने पूछा, अब बताओ कि आप दोनों ने जाना कहाँ है? जी, अहमदाबाद, मीना बोली। क्या? शेरे और उसके साथी ने कहा। क्यों, क्या हुआ? लेकिन हम लोग तो राजस्थान में हैं। ये सामान अहमदाबाद से ही लाए हैं और अब इसे उदयपुर छोड़कर फिर अहमदाबाद वापस जाएंगे। देखो, आपको बहन कहा है तो तुम लोगों को अकेले तो नहीं भेजूंगा। अगर वो लोग फिर मिल गए तो क्या? आपके घर वालों से भी बात नहीं हो पाई है? नहीं तो वो आ जाते। एक बात बताओ, तुम्हें अपने इस भाई पर भरोसा है? उसने दोनों से पूछा। कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? अगर आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? मीना बोली। तो ठीक है, अगले शहर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, मैं आपको वहाँ छोड़ जाऊँगा। वापसी में तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, शेरा बोला। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, हमें मंजूर है, दोनों बोली। संग्राम फ्लाइट में बैठा था, तभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। उसे छवि और अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। पता नहीं वो कैसी होगी, ठीक भी होगी या। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसका दिल घबरा रहा था। वो कभी कुछ तो कभी कुछ सोच रहा था। वो बार बार घड़ी देख रहा था, पर समय बीत ही नहीं रहा था। अहमदाबाद। सहस और हर्ष को भी नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों बैठे संग्राम की फ़्लाइट के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हर्ष ने बुआ को बहुत ढूंढा, पर बुआ का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। बुआ के सिवा उन्हें किसी पर भी शक नहीं था। एयरपोर्ट पर उतरते ही संग्राम ने अपना फ़ोन ऑन किया। उसने देखा कि कई मिस कॉल्स आ रखी थीं, सभी अनजान नंबरों से थीं। उसे लगा कि हो ना हो ये किडनैपर की कॉल्स होंगी। उसने एयरपोर्ट से निकलते ही पहला नंबर डायल किया।
फ़ोन उठते ही बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, सर आपका अहमदाबाद में स्वागत है, हम शार्प ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं, आपको यहाँ रहने घूमने। वो कुछ और बोलती कि संग्राम ने पहले ही फ़ोन काट दिया और गुस्से से बोला, ये ट्रैवल एजेंसी वाले भी हद करते हैं। अरे यार, किसी को घूमना होगा तो खुद फ़ोन कर लेगा, यूं ही दिमाग ख़राब कर दिया। चल छोड़, तू अगला नंबर डायल करके देख, सिड बोला। संग्राम भैया, सहस की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए, फिर उनके पास आ गए। हर्ष और सहस दोनों ने उसके पैर छुए और गले लग गए। भैया ये सब क्या हो गया? सहस बोला। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख, संग्राम ने सहस की पीठ थपथपाते हुए कहा। सॉरी भैया, हर्ष ने रुआंसा सा मुंह करके कहा। तू क्यों सॉरी कह रहा है? इसमें तेरा क्या कसूर है? संग्राम ने उसे गले लगाकर कहा। हर्ष रो पड़ा। भैया ये सब बुआ का ही काम लगता है, मैंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। हर्ष ने रोते हुए कहा। नहीं, रोते नहीं हैं, हम लोग तो एक साथ हैं ना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुम्हें मना किया था, तुम क्यों आए? चलो आ ही गए हैं तो अब सीधा कंपनी चलो, संग्राम बोला। कार में बैठते ही उसने फिर से अनजान नंबर पर कॉल करके देखी। अगले दोनों फ़ोन कंपनी से आए थे। 2 कॉल्स रह गई थी, एक ही नंबर से आई थी जो छवि ने की थी। उसने सोचा ये भी ऐसे ही किसी ट्रैवल कंपनी से आई होंगी, तो उसने वो छोड़ दी। वो लोग कंपनी में आए, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी, पर संग्राम को कोई भी आदमी जान पहचान का नहीं लगा। संग्राम ने ओम को फ़ोन किया। हेलो सर, आज सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? ओम बोला। ओम, मैं कंपनी में हूँ, जल्दी आ जाओ। क्या आप यहाँ? मैं अभी आता हूँ, कहकर ओम ने फ़ोन रख दिया और तैयार होकर कंपनी आ गया। वो सीधे ही सहस के ऑफिस आया। उसने आकर सबको विश किया। सर आपने आना था तो मुझे पहले बता देते, मैं आपको लेने आ जाता, ओम बोला। ओम, बहुत गड़बड़ हो गई है, किसी ने मीना और छवि को किडनैप कर लिया है, संग्राम ने ओम को बताया। क्या? ये कब हुआ? सहस सर, मीना तो कल आई थी ना, ओम ने हैरानी से पूछा। वो लोग बात ही कर रहे थे कि संग्राम का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि कोई नाम नहीं है, किसी नंबर से फ़ोन है, तो उसने सबको चुप रहने का इशारा किया और फ़ोन ऑन किया। हेलो, हाँ जी। संग्राम, ध्यान से सुन, तेरी बीवी और तेरे छोटे की होने वाली बीवी हमारे पास है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तू भैया भाभी पर किए केस वापस ले ले, उन्हें जेल से निकाल ले, मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा। सुन, चालाकी ना करना मुन्ना, वरना तू जानता ही है कि तेरी बीवी माँ बनने वाली है। मेरी दीदी ने तो फिर भी दवा देकर तेरा बच्चा मारा था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो उन पर अपने आदमी छोड़ दूंगा बस, समझे? एक आदमी की आवाज़ आई। चाचा जी, आप इतने कमीने कैसे हो सकते हैं? आप क्या निम्मी सिम्मी को भूल गए? ये दोनों भी उन्हीं के जैसी हैं, आप उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? संग्राम ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, अब तुम्हें याद आया कि मैं तेरा चाचा हूँ और निम्मी सिम्मी मेरी बेटियाँ हैं। तब याद नहीं था जब घर कंपनी सब हमसे छीन लिया, पृथ्वी को हमसे छीन लिया, हमारा इकलौता सहारा हर्ष बचा था, उसे भी हमसे छीन लिया, और अब मासूम बनते हो? हमारे पीछे पुलिस लगा दी थी, कहाँ कहाँ छुपते फिर रहे हैं हम। मुझसे फालतू बात ना कर। सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, केस वापस ले लो, चाचा ने धमकाया और फ़ोन बंद कर दिया। भैया, क्या ये चाचा जी हैं? हर्ष ने पूछा। हाँ, चाचा जी ही हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि छवि के माँ बनने की खबर उन्हें किसने दी। ये तो हम दोनों के सिवा सिर्फ तुम दोनों को पता थी, संग्राम बोला। ओम भैया को भी पता थी, मैंने बताया था। सहस को ओम पर ही शक था। आपका कहना है कि मैंने उन्हें बताया? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, मतलब सर के साथ ही एक आध बार देखा था, ओम बोला। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने कल मुझे क्या पिलाया था? फिर मैं आपके कमरे में से अपने कमरे में कैसे आ गया? सहस बोला। मैंने तुम्हें कुछ क्यों पिलाना था? वो तो तुम खुद ही चाय पीकर सो गए थे, तो मैंने मुकेश से कहकर तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचाया था। तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो, ओम बोला। लेकिन इसी दौरान तो मीना गायब हुई, अगर मैं होश में होता तो उसे बचा लेता, लेकिन आपकी चाय ने सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, सहस गुस्से से बोला। सहस, अब बस भी करो, मुझे पता है ओम ऐसा नहीं है, तुम इस पर शक करना बंद करो प्लीज़, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसा ही ओम है, संग्राम ने गुस्से से सहस को डांटा। क्या उसी वक्त मीना गायब हुई? रुको एक मिनट, उस वक्त चाय तो मुकेश ने बनाई थी, और उसने मेरे कहने के बिना ही चाय बना दी थी। कहीं ये सब मुकेश? उसने सहस की तरफ देखकर कहा।
उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। ये मुकेश कौन है? संग्राम ने पूछा। सर, वो मेरा असिस्टेंट है। अपनी ही कंपनी में काम करता था। अच्छा काम देखकर मैंने उसे असिस्टेंट रख लिया। लगता है सब उसी का किया धरा है। मुझे याद आया, भाभी के माँ बनने के बारे में जब सहस ने मुझे बताया था तो वो मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे फ़ोन पर बात करते सुन लिया होगा, ओम बोला। सहस और सिड को अभी भी ओम पर शक हो रहा था कि जब इसे लगा कि सहस को इस पर शक है तो इसने सारा इल्ज़ाम उस बेचारे मुकेश पर डाल दिया। पर संग्राम को ओम पर अब भी भरोसा था। राजस्थान। अगली सुबह सेरा ने एक शहर के पास सड़क पर ट्रक रोका। फिर वो उन दोनों को एक घर में ले गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसने दरवाज़ा खोलते ही शेरा को धक्का देते हुए बोली, आ गए? अब याद आई मेरी? मतलबी, जब भी ज़रूरत होती है मुंह उठाकर चले आते हो, नहीं तो कभी फ़ोन करके खबर भी नहीं पूछते। वो गुस्से में मिक्स राजस्थानी और हिंदी बोल रही थी। छवि और मीना उसका मुंह देखती रह गईं। अरे चकोरी, तू नाराज़ क्यों होती है? तेरा भाई बहुत बिजी रहता है, लेकिन फिर भी ये देख, तेरे लिए लहंगा लाया हूँ। शेरा एक बच्चे की तरह उसे लिफाफा पकड़ाता हुआ बोला। उसने लिफाफा लिया और भैया भैया करते हुए शेरा को अंदर लेकर चली गई। वो तीनों भी उसके पीछे आ गए। तभी अंदर से एक औरत आई। चकोरी, कौन आया है? अरे शेरा, तू जारी भाई के लिए चाय पानी ला। मौसी, एक काम से आया हूँ। ये दो लड़कियां हैं चकोरी की तरह, ये भी मुझे रास्ते में मिली। इन्हें भी कुछ लोग उठा कर लाए थे, पर किस्मत अच्छी थी जो बचकर निकल आईं और मुझे मिल गईं। दीदी, ये दोनों गुजरात की हैं। मैं आज उदयपुर जा रहा हूँ, कल सुबह वापस आऊँगा। तब तक इन्हें आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। कल इन्हें ले जाऊँगा, इनके घर पहुँचा दूँगा। शेरा ने सब कुछ बता दिया। अरे तू फिक्र ना कर, ये मेरी चकोरी जैसी ही हैं। यहीं रह लेंगे उसके साथ। तू कल आ, परसों आ या महीने भर बाद आ, तुझे ये यहीं मिल जाएंगी, मौसी बोली। फिर शेरा चाय नाश्ता करके अपने साथी के साथ आगे चला गया। छवि कुछ भी खाने लगती तो उसे उल्टी आ रही थी। मौसी ने पूछा, छोरी तू पेट से है? हाँ जी मौसी जी, 2 महीने हुए हैं, छवि बोली। अरे, और उन कमीनों ने इस हालत में तुम्हें उठा लिया? बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? मौसी ने पूछा। पता नहीं मौसी, मुझे भी चिंता हो रही है, पर अब किसी डॉक्टर को दिखा भी नहीं सकती। घर जाकर ही दिखाऊंगी, छवि ने मजबूरी जताई। चल मैं देखती हूँ, मौसी बोली। छवि और मीना ने हैरानी से मौसी की तरफ देखा। अरे तुम दोनों को पता नहीं, मौसी दाई है। इस शहर के सारे नहीं तो आधे बच्चे तो इनके हाथों से ही हुए हैं, चकोरी बोली। तब उन्हें पता चला कि मौसी दाई हैं। दोनों मान गईं और उसके हाथ साथ अंदर चली गईं। सब कुछ ठीक है, चिंता की बात नहीं है। मैं तेरे खाने को कुछ बनाती हूँ जिससे तुझे उल्टी ना आए, कहकर मौसी रसोई में चली गई। चलो शुक्र है सब ठीक है, मीना बोली। फिर चकोरी की तरफ देखकर पूछा, भैया कह रहे थे कि तुम भी हमारी ही तरह यहाँ आई हो? हाँ, मैं करीबन 8 साल की थी जब मुझे कुछ लोग उठा लाए थे। मुझे भैया ने ही बचाया था। वो मुझे मौसी के पास छोड़ गए। फिर मेरे घर वालों को बहुत ढूंढा पर वो मिले ही नहीं, तो मौसी ने ही मुझे रख लिया, चकोरी बोली। मौसी उसके खाने के लिए खिचड़ी बना कर लाई थी। छवि ने वो खा ली। उसे कुछ नहीं हुआ। जो मीना और छवि को गार्ड कर रहे थे, उन्होंने सुबह जब दरवाज़ा खोला तो वो खुला ही नहीं। तब उन्हें पता चला कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। उन दोनों ने दरवाज़ा तोड़ने लगे, लेकिन अंदर रखे सामान के कारण दरवाज़ा न खुल रहा था न टूट रहा था। तब उन लोगों को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने पिछली तरफ जाकर देखा कि खिड़की खुली थी। उन्होंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था। दोनों घबरा गए। अगर उन्होंने बॉस को बताया तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। ये सोचकर उन्होंने एक प्लान बनाया और 2 बार डांसर्स को पैसे देकर वहाँ बंद कर लिया। उन्हें पता था जब बॉस देखेगा कि ये वो लड़कियाँ नहीं हैं और इन्हें छोड़ देगा तो ये भी उसे जाने देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। चाचा जी के फ़ोन के बाद संग्राम ने बहुत सोचा कि वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। चाचा जी का फ़ोन सुबह सुबह फिर आया। क्या सोचा है तूने? चाचा ने संग्राम से पूछा। पहले हमें सबूत तो दो कि वो आपके पास हैं। हम ऐसे कैसे मान लें कि वो आपके पास हैं? संग्राम बोला। मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, कहकर चाचा जी ने उन दोनों का कल का बनाया हुआ वीडियो भेज दिया। वीडियो में छवि और मीना के हाथ पैर बंधे हुए थे। संग्राम ये देखकर घबरा गया। उसने चाचा से कहा, देखिए इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं केस वापस लेने को तैयार हूँ।
ठीक है, जिस वक्त तुम केस वापस ले लोगे उसी वक्त हम उन्हें छोड़ देंगे। इसके अलावा हमारे बताए हुए पते पर 50 लाख रुपए भेज देना। तुम्हें एड्रेस मैं बाद में सेंड करूँगा। चाचा जी ने बोलकर फ़ोन काट दिया। अब चाचा जी 50 लाख भी मांग रहे हैं, संग्राम बोला। क्या यार, मुझे बोल, उन्हें पकड़ कर अंदर करा देते हैं, सिड गुस्से से बोला। लेकिन छवि और मीना उनके पास हैं, हम कुछ करेंगे तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो दोनों हमारे पास आ जाएं तो इस चाचा की तो, संग्राम गुस्से से बोला। ओम अभी भी इसी बात से परेशान था कि क्या मुकेश ऐसा कर सकता है। वो संग्राम से बोला, सर आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, कैसे पता लगेगा कि मुकेश उनका साथी है। ओम, इसका एक ही तरीका है, तुम उसे जाकर बताना कि मीना और छवि किडनैप हो गई हैं और हम उनकी शर्तें मानने को तैयार हैं। देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है, फिर उस पर नज़र रखना कि वो क्या करता है, संग्राम बोला। ठीक है सर, मैं जाता हूँ, वो आ गया होगा, कहकर ओम अपने ऑफिस के लिए चला गया। यार तू मानता नहीं है, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, तू मान या ना मान, सिड ओम के जाते ही बोला। नहीं, मुझे उस पर भरोसा है, कहते हैं ना दोस्त की पहचान बुरे वक्त में ही होती है, तो देखते हैं कि किस किस की पहचान होती है, संग्राम बोला। सहस ने उनके लिए नाश्ता मंगवाया। भैया कुछ खा पी लो, इस तरह बीमार हो जाओगे। तुमने कुछ खाया? चलो सभी एक साथ खाते हैं, संग्राम बोला। सब खाना खाने लगे। राजस्थान। मीना और छवि नहा धोकर आराम करने लगीं। मौसी और चकोरी दोपहर का खाना बनाने में लगी हुई थी। मौसी, ये दोनों कितनी सुंदर है ना, चकोरी बोली। हाँ, तभी तो कमीने उठा कर ले आए। वो बेचारी तो माँ बनने वाली है, अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो कितना नुकसान होता बेचारी का। कीड़े पड़े ऐसे उठाने वालों को, कमीने सड़ सड़ के मरेंगे, मौसी गुस्से में बद्दुआएं देते हुए बोली। हाँ मौसी, वैसे भगवान जी भी ना दुनिया में संतुलन बना के रखते हैं। जहाँ ऐसे कमीने लोग रहते हैं वहीं शेरा भैया जैसे अच्छे लोग भी भेज देते हैं, चकोरी बोली। हाँ ये तो है, शेरा बहुत भलाई का काम करता है, भगवान उसे लंबी उम्र दे, मौसी बोली। छवि को नींद नहीं आ रही थी, वो मीना से बोली, मीना फ़ोन तो इनके पास भी होगा, क्यों ना हम इनसे फ़ोन से बात करके देखें, इनके फ़ोन से। हाँ ये ठीक रहेगा, चल कर बात करते हैं, मीना बोली। दोनों उठकर उनके पास आ गईं। मौसी, आपके पास फ़ोन है? छवि ने पूछा। हाँ है ना, क्या बात है बेटा? मौसी ने पूछा। मौसी, मैंने अपने घर फ़ोन करना था, मेरे पति परेशान हो रहे होंगे, छवि बोली। ले छोरी, कर ले बात, बेचारा परेशान हो रहा होगा, कहकर मौसी ने उसे फ़ोन दे दिया। छवि ने संग्राम का नंबर डायल करके देखा, पर उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। उसने थोड़ी देर रुककर फिर बजाया, पर तब भी बिजी आ रहा था। उसे संग्राम की चिंता हो रही थी कि जाने संग्राम कैसा होगा। ये लो मौसी, उनका फ़ोन बिजी आ रहा है, शायद ख़राब हो गया है, अब तो कल जाकर ही बात होगी, छवि फ़ोन वापस करते हुए बोली। कोई बात नहीं बेटा, तू फिक्र ना कर, जिसने तुम्हें बचाया है वही भगवान उसे भी बचाएगा, मौसी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। चाचा ने उन गार्ड्स को फ़ोन किया, लड़कियां ठीक है ना? ऐसा करना, उन्हें एक टाइम खाना दे देना, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए वरना सब बेकार हो जाएगा। अरे नहीं सर जी, सब ठीक है, उन्हें खाना दे देंगे, गुंडे ने दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। वो छवि और मीना से मिलती जुलती लड़कियां ले आए थे और उन्हें वहां बंद कर दिया था। संग्राम ने माँ को फ़ोन किया और उन्हें चिंता न करने को कहा। माँ ने भी इसे हिम्मत रखने को कहा। संग्राम ने माँ को मीना के बारे में नहीं बताया था। जब वो माँ से बात कर रहा था तो किसी और का फ़ोन आ रहा था। उसने माँ का फ़ोन बंद करने के बाद देखा कि किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया था, वो भी 3 मिस कॉल। संग्राम ने उस नंबर पर दोबारा कॉल की। मौसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ भाई, क्या बात है? जी आप कौन बोल रहे हो? संग्राम ने पूछा। तू अपना नाम बता, फ़ोन तो तूने किया है, मौसी बोली। संग्राम को डर था कि कहीं किडनैपर ना हो। जी मैंने इसलिए किया क्योंकि आपकी तरफ से कॉल्स आई थी, संग्राम बोला। तू छवि का पति है क्या? रुक जरा, मैं उसे बुलाती हूँ, कहकर मौसी छवि के पास गई और फ़ोन पकड़ा कर बोली, देख तेरे पति का फ़ोन आ गया। छवि ने फ़ोन लिया और बोली, हेलो, मगर दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, छवि। संग्राम बोला। फिर उसने आसपास देखा और सहस को इशारा किया। सहस ने जल्दी से दरवाजे के पास जाकर बाहर ध्यान से देखा, कोई नहीं था। उसने संग्राम को इशारा किया कि कोई नहीं है। तब संग्राम बोला, तुम कहाँ हो? उन कमीनों ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? और मीना कैसी है? संग्राम ने एक ही सांस में बोल दिया, जी संग्राम जी, हम ठीक हैं, हम उनके चंगुल से बचकर आ गए हैं, हमें एक ट्रक वाले सरदार जी ने बचाया, वो बहुत ही भले हैं, अब हम राजस्थान में हैं, वो किसी काम से आगे गए हैं,
कल वापस आ जाएंगे। फिर हम वापस आ जाएंगे। छवि खुश होते हुए बोली। अच्छा चलो, भगवान का शुक्र है। सुनो, मेरे सिवा किसी और को ये सब तो नहीं बताया? संग्राम ने पूछा। नहीं, बस आपको ही बताया है। ठीक है, किसी को बताना भी मत, उन तक बात ना पहुंच जाए। मैं तुम्हें लेने भी नहीं आ सकता। क्या पता उन लोगों ने कंपनी में आदमी न छोड़ रखे हों। तुम लोग बाहर मत निकलना, उसी के साथ आ जाना। मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूँगा, तुम मत करना। संग्राम ने उसे समझाकर फ़ोन बंद कर दिया। संग्राम ने कहा, चलो घर चलें, 50 लाख का इंतज़ाम भी तो करना है। कहकर उसने बाकियों को चलने का इशारा किया। सब उसके साथ चल पड़े। वो लोग कार में आकर बैठे तो संग्राम ने सबको बताया कि दोनों सुरक्षित हैं, उनके चंगुल से बच गई हैं। ये चाचा बहुत चालाक बनता है, वो इन्हें लेकर हमसे सौदेबाजी कर रहा है, जबकि ये उसके पास है ही नहीं। शुक्र है भगवान का, मुझे तो भाभी की चिंता हो रही थी। सहस बोला। तुम्हें तो एक भाभी की चिंता हो रही थी, मुझे तो दोनों भाभियों की चिंता हो रही थी। हर्ष बोला। अब सहस तुम अपने ऑफिस में जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हर्ष, तुम घर जाना चाहते हो या कहीं और? संग्राम ने पूछा। भैया, मैं अपनी कंपनी जाता हूँ, देखूँ अगर कोई मुझे कांटेक्ट करता है तो। हर्ष बोला। फिर चारों कार से उतरे। सहस कंपनी के अंदर और हर्ष पार्किंग में अपनी कार की तरफ चले गए। सिड और संग्राम कार में अगली सीटों पर बैठ गए। सिड ने कार चला दी। सिड, अब हम चाचा को काबू करने की प्लानिंग कर सकते हैं, कहकर संग्राम ने सिड की तरफ देखा। ओम अपने ऑफिस में आया तो मुकेश आ चुका था। मुकेश को देखकर उसने जानबूझकर परेशान होने का नाटक किया। क्या हुआ सर, काफ़ी टेंशन में लग रहे हो? मुकेश ने पूछा। हाँ मुकेश, वो संग्राम सर वापस आ गए हैं। उनकी वाइफ और मीना को किसी ने किडनैप कर लिया है, अब पैसे मांग रहे हैं। ओम ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। वो देखना चाहता था कि वो कैसे रिएक्ट करता है। उसके चेहरे पर खुशी सी थी। तो आपके बॉस अब क्या करेंगे? मुकेश ने पूछा। वो कर भी क्या सकते हैं, किडनैपर्स की बात मान गए हैं, हर शर्त पूरी करेंगे। ओम सिर झुकाए बैठा था। उसने चोरी से मुकेश की तरफ देखा। ओह, बहुत बुरा हुआ, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ, कहकर वो कप लेकर चला गया। वो जैसे ही अपने कमरे में गया तो ओम भी पीछे चला गया। ओम ने सहस को फ़ोन करके बुलाया और खुद मुकेश के कमरे के बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगा। मुकेश किसी को फ़ोन पर बता रहा था, मौसा जी, संग्राम यहाँ आ गया है, वो लोग पैसों की तैयारी में लगे हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, अभी चलता हूँ, कहकर मुकेश कॉफ़ी का कप लेकर चल दिया। दरवाजे पर सहस और ओम थे। दोनों भागकर ओम के कमरे में आ गए। सहस उसके टॉयलेट में छुप गया और ओम आराम से कुर्सी पर बैठकर फाइल्स देखने लगा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मुकेश कॉफ़ी लेकर आया। सर, कॉफ़ी? ऐसा करो, ये फाइल पीआर में दे दो, ओम ने उसे फाइल देते हुए कहा। मुकेश फाइल लेकर वहाँ से चला गया। तब सहस टॉयलेट से बाहर आया। ओम ने उसे अपना फ़ोन दिया और बोला, सर ये रिकॉर्डिंग सुनो, आपको सब पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा था। सहस ने सारी रिकॉर्डिंग सुनी और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जब हम मुसीबत में होते हैं ना तो रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं। सहस बोला। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, आपका ऐसा सोचना जायज़ था, पर मुझे इस बात की खुशी है कि संग्राम सर ने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने एक बार भी मुझे गलत नहीं समझा। ओम बोला। हाँ ये तो है, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो पर संग्राम भैया कभी घबराते नहीं हैं, कोई गलत फैसला नहीं लेते। ये रिकॉर्डिंग भैया को भेज देना, उन्हें खुद पर खुशी होगी, और पूछना कि अब इसका क्या करें। सहज सहज कुछ देर बैठने के बाद चला गया। राजस्थान। छवि, तेरी बात हो गई उनसे? वो लोग ठीक हैं? मीना ने पूछा। अरे ये तो मैं पूछना ही भूल गई, पर वो ठीक बात कर रहे हैं थे और कंपनी से बोल रहे थे, तो सहस भी ठीक ही होगा। उन्होंने हमें पकड़ने के लिए हमें बुद्धू बनाया। छवि बोली। देखो तो, पति से बात करके हमारी दीदी कैसे खुश हो गई हैं, चेहरे की रंगत ही बदल गई है। चकोरी ने उसे छेड़ते हुए कहा। चकोरी, पति पत्नी के रिश्ते का तुझे क्या पता, ऐसी ही छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती है, मौसी बोली। मौसी, इसकी भी शादी करा दो, इसे भी पता चल जाएगा, छवि बोली। इस गरीब से कौन शादी करेगा, मेरे साथ इसकी भी ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर गई, मौसी बोली। आपने भी शादी नहीं कराई क्या? मीना ने पूछा। शादी तो की थी, मेरे माँ बाप ने शेरा की तरह, ट्रक ड्राइवर था, यहाँ लाकर छोड़ दिया, फिर ट्रक लेकर दूर चले जाता था। शुरू शुरू में आता रहा, फिर एक दिन ऐसा गया कि वापस ही नहीं आया। उस वक्त मैं इस मकान में किराए पर रहती थी। दाईपना आता था सो वही करने लगी, बदले में फ़ीस लेती थी।
फिर माँ और बच्चे की मालिश भी करने लगी। अब तो कई वैसे भी मालिश करा लेती हैं। जिनका बेटा होता है वो खुश होकर मिठाई, पैसे और कपड़े दे देते हैं। इस मकान के मालिक बहुत अच्छे घराने से थे। उनके जुड़वा लड़के हुए। मैंने ही शुरू से उनकी पत्नी की देखरेख की थी तो उन्होंने खुश होकर ये घर मुझे दे दिया। बस तब से यही रह रही हूँ। अच्छा गुजारा चल जाता है। मौसी ने अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर आप शेरा भैया से कैसे मिले? मीना ने पूछा। शेरा? जब मेरे पति का 1 महीना नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। तब मैं एक एक ट्रक को रोककर पूछ रही थी। ये शेरा उन्हीं में से एक ट्रक में था। यहाँ मुझे सभी मौसी कहते थे, इसलिए वो भी मुझे मौसी कहता था। उसने बेचारे ने इन्हें बहुत ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। इस सिलसिले में वो यहाँ आने लग गया। मुझे भी बेटा मिल गया। मौसी ने अपनी बात सुनाकर छवि की तरफ देखा तो उसकी आंखों से पानी बह रहा था। क्या हुआ छवि, तू रो क्यों रही है? मुझे अपनी ज़िंदगी में अब कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। मौसी ने उसे रोते हुए देखकर कहा। मौसी, मैं आपकी कहानी सुनकर नहीं रोई। असल में मेरा बचपन भी राजस्थान में ही बीता है। ऐसे ही एक शहर में हम रहते थे। मेरे पापा भी ट्रक चलाते थे। वो कभी कभार घर आते थे और मैं और माँ उनका आपकी तरह ही इंतज़ार करते रहते थे। माँ ऐसे ही चल बसी। फिर पापा भी एक्सीडेंट में मारे गए। आपकी बातों से उनकी याद आ गई, छवि बोली। मीना ने उसे गले लगा लिया। मौसी भी उसके पास आकर गले लगाकर पीठ को सहलाकर उसे हौसला देती रहीं। मौसी, खाना तैयार है, चकोरी बोली। उन्होंने खाना खाया और सोने चली गईं। अगली सुबह सुबह से ही वो शेरा का इंतज़ार करने लगीं। करीब 10 बजे शेरा वहाँ आ गया। उसने नाश्ता किया। मौसी, मैं सोचता हूँ इनका भेष बदल कर ले जाऊँ। कहीं वो लोग इन्हें ढूंढ ना रहे हों। पता नहीं कैसे लोग होंगे। अपना बचाव तो खुद ही करना होगा, शेरा बोला। हाँ, ये तो तूने बहुत अकल की बात की है। ऐसा करते हैं, इन्हें राजस्थानी बना देते हैं। घूंघट ओढ़ लेंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, मौसी बोली। हाँ, ये ठीक है, जाओ फिर तैयार हो जाओ। शेरा ने दोनों को इशारा किया। मौसी उन दोनों को लेकर अंदर चली गई। चकोरी और मौसी ने उन दोनों को राजस्थानी वेशभूषा में तैयार किया। उनकी आंखों में काजल डाला और चेहरे पर काली बिंदियाँ सी लगा दी। वो दोनों ही पहचान में नहीं आ रही थीं। शेरा खुद देखकर हैरान हो गया। फिर मीना और छवि ने मौसी और चकोरी से विदा ली और शेरा के साथ चल दिए। वो मन में बहुत खुश थीं कि वो संग्राम से मिलेगी। वो जल्द से जल्द संग्राम से मिलना चाहती थी। यहाँ से उन्हें 5 घंटे लगने थे। शेरा ने उन्हें आगे ही बिठा लिया था। छवि बाहर का नज़ारा देख रही थी। वो जिस शहर से गुजर रहे थे उसे देखकर छवि की आंखें भर आईं। भैया, ट्रक थोड़ा धीरे चलाओगे? छवि बोली। मीना ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। क्या हुआ? बहन रोने क्यों लगी? धीरे कर देता हूँ, शेरा ने उसे देखकर पूछा। ये मेरा शहर है, मेरा बचपन यहीं बीता है, छवि बोली। क्या तुमने जाना है यहाँ? शेरा ने पूछा। नहीं, अब यहाँ मेरा कोई नहीं रहता, बस यहीं से शहर देखना है। छवि को एक बार अपनी सहेली पूजा की याद आई। फिर उसने सोचा, इतने साल हो गए हैं, जाने वो अब कहाँ होगी। शेरा ने ट्रक धीरे कर लिया। मीना भी छवि के साथ बाहर देखने लगी। उसने छवि का हाथ पकड़ लिया था। उसे महसूस हुआ कि छवि हल्के हल्के से कांप रही थी। उसने छवि के कंधे पर हाथ रखा और बोली, छवि, तेरे मम्मी पापा ऊपर से तुझे ऐसे देखकर दुखी हो रहे होंगे। तुझे दुखी देखकर दुखी होंगे, खुश रहेगी तो वो भी खुश होंगे। उसकी बात सुनकर छवि मुस्कुरा दी। फिर अपने पेट पर हाथ रखकर मन ही मन माँ को याद करते हुए बोली, माँ, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। फिर उसने पीछे छूटते शहर को मन ही मन में अलविदा कहा। ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था। छवि को पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। मीना ने अपने कंधे पर उसका सिर टिका लिया और खुद भी सो गई। आधा सफ़र बीत चुका था जब दोनों उठी। छवि ने आसपास देखा, फिर पूछा, भैया कितनी दूर रह गया? आधा सफ़र हो गया है, अब 2 घंटे और लगेंगे। कुछ खाना हो तो लेकर आऊँ? शेरा ने पूछा। नहीं भैया, छवि ने जवाब दे दिया। पर मीना बोली, भैया कुछ ना कुछ तो ले ही आओ। इसे भूख नहीं है, पर हमारे भांजे या भांजी को तो भूख लगी होगी ना। वो कहेंगे कैसा मामा है, पूछे जा रहा है, खिला कुछ नहीं रहा है। शेरा अपने साथी को साथ लेकर उनके लिए खाना ले आया और छवि से बोला, देख ले बहन, अगर अच्छा ना लगे तो बता देना, कुछ और ला दूंगा, शेरा बोला। छवि खाने लगी तो उसे उल्टी नहीं आई। तब उसने दिल भर कर खाया। भैया बस यही ठीक है, मुझे अच्छा लगा और इसे भी। भैया बेबी मामा जी को थैंक यू कह रहा है, छवि बोली। हाँ हाँ, मामा भी खुश होया, कहकर शेरा की आंख भर आई। अरे भैया ये क्या, अब आपको क्या हुआ, रोने क्यों लगे? मीना ने पूछा। रो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। भाई तो मैं कईयों का बना, पर आज पहली बार मामा बना हूँ, इसलिए खुशी की आंखों से
खुशी से आंखें झलक पड़ीं। शेरा बोला, भैया आपकी बहन की शादी होगी तो आपको मामा भी बना देगी। मीना ने सोचा कि शेरा की बहन की अभी शादी नहीं हुई होगी, इसलिए उसने ऐसी बात की है। मेरी अपनी मतलब सगी बहन नहीं है। बहन तो क्या कोई भी नहीं है, या यूं कहूँ कि है भी तो मुझे पता नहीं। शेरा बोला, क्या मतलब कोई है कि नहीं, कि मर गए? मीना ने ऐसे ही पूछ लिया। छवि ने उसकी कोहनी मारी तो उसने उसे घूर कर देखा कि क्या हुआ। असल में हम लोग पंजाब के एक गांव में रहते थे। उस वक्त मैं छोटा था, 6-7 साल का होऊंगा, जब एक दिन बच्चों के साथ ट्रेन देखने रेलवे स्टेशन आ गया। हम एक खड़ी ट्रेन में खेलने लगे। खेलते खेलते मुझे नींद आ गई, मैं वहीं सो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं मुंबई पहुंच गया था। बहुत परेशान हुआ, मुझे लोगों की भाषा भी समझ नहीं आई और उनको मेरी। फिर मुझे एक ट्रक में सरदार जी दिखे, मैं उनके साथ रहने लगा। फिर कुछ सालों बाद वो मुझे पंजाब लेकर आए, पर मुझे गांव के नाम के सिवा कुछ नहीं पता। हमने मेरे गांव को बहुत ढूंढा पर वो मिला ही नहीं। फिर मैं उनके साथ ही रहने लगा, बस उन्हीं के साथ काम करके ये ट्रक ले लिया। फिर एक दिन वो भी गुजर गए, तब से इसे साथ लिया और ट्रक चला रहा हूँ। आज भी कोई लावारिस बच्चा या बच्ची मिलती है तो उसकी मदद कर देता हूँ। शेरा ने ट्रक चलाते हुए अपनी कहानी सुनाई। भैया आप सबकी कोई ना कोई कहानी है, बस मेरी कोई कहानी नहीं है। देखो, चकोरी की कहानी, मौसी की कहानी, छवि की कहानी और आपकी भी कहानी है, बस मेरे पास ही सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं है। मीना ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। अच्छा है बहन कि तुम्हारी ऐसी कोई कहानी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप हैं, इसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। शेरा बोला, पगली, ये जो अब हमारे साथ हुआ है ये क्या किसी कहानी से कम है? इसे सुना देना सबको। छवि बोली, हाँ ये ठीक है। मीना खुश होकर बोली, भैया एक बात कहूँ, देखिए ना तो आपका कोई परिवार है ना मेरा कोई परिवार है, तो क्या आप मुझे सच में बहन बना सकते हैं? छवि ने झिझकते हुए पूछा। क्यों नहीं, ज़रूर। हाँ, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाऊंगा, इसमें पूछने की क्या बात है? शेरा ने खुश होकर कहा। सच्ची? मैंने तो इसलिए पूछा कि अगर आप भाई बन गए तो फिर आपको भाई होने के सारे फर्ज निभाने होंगे। आपको राखी और बाकी त्योहारों पर मेरे घर आना होगा। छवि खुश होकर बोली, अरे कोई नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। बहुत पैसे हैं तेरे भाई के पास, घर भर दूंगा तेरा। शेरा बोला, ना भैया, पैसा आपकी बहन के पास भी बहुत है, बस भाई ही नहीं था, बस ये कमी पूरी कर देना। छवि बोली, भैया मेरे घर भी आना, मेरा भी कोई भाई नहीं है, मेरी कमी भी पूरी करना। मीना बोली, हाँ ज़रूर। शेरा बोला। फिर वो लोग ऐसे ही बातें करते रहे। बातों बातों में उन्हें ये पता ही नहीं चला कि कब वो अहमदाबाद पहुंच गए। अब छवि ने शेरा के फ़ोन से संग्राम को फ़ोन किया। हेलो संग्राम जी, हम लोग अहमदाबाद एंकर एंटर कर गए हैं। हम कहाँ आएँ, घर आ जाएँ? छवि ने पूछा। नहीं, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, तुम वहीं मुझे मिलना, कहकर संग्राम ने फ़ोन काट दिया। छवि फ़ोन की तरफ देख रही थी कि तभी फ़ोन पर मैसेज आया। उसमें एक घर का एड्रेस था। वो लोग ट्रक को सड़क पर छोटू के पास छोड़कर उस घर पर पहुंच गए। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा संग्राम ने ही खोला। छवि उसे देखकर खुशी से उससे लिपट गई। संग्राम उसे खुद से अलग करते हुए बोला, देखिए आप कौन हैं? आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं आपको नहीं जानता। अरे, और आप लोग अंदर क्यों आ रहे हो? शेरा और मीना अंदर घुस गए। संग्राम जी, ये हम हैं, छवि। छवि धीरे से बोलकर अंदर चल दी। संग्राम ने बाहर निकलकर देखा, फिर दरवाज़ा बंद करके छवि को अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और कसते हुए बोला, मैं बहुत डर गया था, मुझे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अपना बेबी? उसने कांपते हुए छवि के पेट की तरफ देखते हुए पूछा। सब ठीक है संग्राम जी, आप चिंता न करें, मैं भी ठीक हूँ और अपना बेबी भी बिल्कुल ठीक है। ये सब मीना की मेहरबानी है, उसी ने हिम्मत की और अपने साथ मुझे उनके चंगुल से छुड़ा लाई। छवि ने बताया। छवि की बात सुनकर उसे याद आया कि घर में और लोग भी हैं। मीना और शेरा पहले ही अंदर जाकर बैठ गए थे। संग्राम छवि को लेकर अंदर आया और हाथ जोड़कर मीना और शेरा से बोला, मैं आप लोगों का एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी छवि और हमारे बच्चे को बचाकर मुझे अपना कर्जदार बना लिया है। इसके लिए बताओ मैं क्या करूं? खासकर मीना, तुमने तो बहुत ही बहादुरी का काम किया है। मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ़ करने और आपका शुक्रिया करने के लिए, फिर भी थैंक यू। संग्राम बोला, अरे नहीं जीजाजी, आप इस तरह ना कहें, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसे बचाना मेरा फ़र्ज़ था। मीना बोली, संग्राम जी, ये शेरा भैया हैं, इन्होंने ही हमें अपने ट्रक से वहाँ तक पहुँचाया। छवि ने संग्राम को शेरा से मिलवाया। संग्राम ने एक
चेक साइन करके शेरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखिए वैसे तो आपने जो किया उसके आगे कोई भी कीमत कम है। ये खाली चेक है, मैंने साइन कर दिया है, आप कीमत खुद भर लीजिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब ये मेरी बहन है, इससे पैसे लेना मेरे लिए मरने के समान है। आप ये पैसे मेरी बहन और होने वाले बेबी के खाते में रख लें। सर, हम गरीब ज़रूर हैं पर हम रिश्तों से अमीर हैं। शेरा ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, माफ़ करना भैया, गलती हो गई मुझसे। मुझे नहीं पता था कि आप किस तरह के लोग हो, इसलिए ये गलती हो गई। आपसे एक शिकायत है। आप कह रहे हो कि छवि आपकी बहन है, तो आपने मुझे क्या कहकर बुलाया? क्या आपके यहाँ बहन के पति को सर कहते हैं? हमारे यहाँ तो जीजाजी कहते हैं साले साहब। संग्राम ने शेरा की तरफ बाहें फैलाते हुए मजाक किया। जीजाजी कहते हैं जीजाजी, अब गलती नहीं होगी और ना ही आपको शिकायत का मौका दूंगा, कहकर शेरा ने संग्राम को गले लगा लिया। शेरा ने छोटे को भी बुला लिया। फिर सबने खाना खाया। खाने के बाद मीना तो सोने चली गई और छोटू ट्रक पर चला गया। वो तीनों बैठे बातें कर रहे थे। संग्राम बोला, शेरा भैया, अगर मैं कहूँ कि आप मेरे पास काम करने लग जाएं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे तो सिर्फ ट्रक चलाना ही आता है। शेरा बोला, यही काम तो कह रहा हूँ। हमारे इस कंपनी से मनाली की फैक्ट्री में कपड़े पहुँचाने होते हैं। हफ्ते में 2 चक्कर तो पक्के हैं, बाकी दिन अगर जगह के टूर होते हैं। संग्राम बोला, ये काम तो मैं कर लूँगा, इससे तो मैं अपनी बहन के पास ही रह सकूँगा, अपने भांजे भांजियों को भी खिला सकूँगा, पर हमेशा के लिए नहीं। हाँ, ये 2 दिन का काम कर लूँगा, बाकी के दिन मैं और काम कर लूँगा। शेरा बोला। छवि भी खुश हो गई कि इस बहाने वो अपने भाई से मिल लिया करेगी। वो लोग बातें कर रहे थे कि संग्राम का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि चाचा का फ़ोन है। उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फ़ोन उठाया। केस वापस ले लिया? पैसों का इंतज़ाम हो गया? हाँ जी चाचा जी, हो गया। कहाँ लेकर आऊँ? आप उन्हें कब छोड़ोगे? संग्राम ने ऐसे जताया मानो उसे उनकी बहुत चिंता हो रही हो। जैसे ही तुम मेरे भैया भाभी और पैसे लेकर आओगे, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, बताए एड्रेस पर आ जाओ, चालाकी ना करना, मैंने बताया था ना, चाचा ने फिर धमकाया। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अकेला ही आ जाऊंगा। संग्राम बोला। तुम नहीं आओगे, हर्ष को भेजना, वो भी अकेला, चाचा ने कहा। ठीक है, आप जैसा भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वो कुछ और कहता उससे पहले ही चाचा ने फ़ोन काट दिया। छवि और शेरा संग्राम के मुंह की तरफ देख रहे थे। संग्राम उनकी तरफ आया और बोला, तुम लोगों का किडनैप चाचा जी ने करवाया था। बदले में वो हर्ष के मम्मी पापा पर लगाया केस वापस लेने और उन्हें 50 लाख रुपए देने को कह रहा है। हमने सोचा है कि देना उन्हें कुछ भी नहीं है, उल्टा चाचा को भी पकड़ना है। लेकिन आप तो बता रहे थे कि चाचा को पुलिस ने पकड़ लिया है, छवि ने पूछा। हाँ, वो भी उन्हीं की चाल थी। उन्होंने अपने किसी बंदे को ओम का असिस्टेंट बना दिया। उससे हमारे बारे में जानकारी लेता रहा। उसने ही ओम के द्वारा उनके पकड़ होने की झूठी खबर हम तक पहुंचाई। हम इत्मीनान से बैठ गए और उन्होंने ये काम कर दिया। हर्ष और सहस जेल गए हैं। सिड अपनी टीम के साथ चाचा जी को पकड़ने की स्कीम बना रहा है। तुम लोग यहीं रहना, मैं जाकर देखता हूँ, कहकर वो जाने लगा। फिर मुड़ा और छवि को एक बार फिर उसने गले लगा लिया। जीजा जी, मैंने माल छोड़ने जाना था, जाऊं या आपके आने का वेट करूं? शेरा ने पूछा। नहीं, आप पहले सामान छोड़ आइए, अगर टाइम है तो इनके पास ही रुक जाना। संग्राम बोला। ठीक है बहन, मैं बस आधे घंटे में वापस आया, तुम बाहर मत निकलना, कहकर शेरा भी संग्राम के साथ बाहर चला गया। सहस और हर्ष जेल पहुंच गए थे। संग्राम का दोस्त मदन जेल का जेलर था। संग्राम ने उससे पहले ही फ़ोन करके सारी बात कर ली थी। कुछ ही देर में वो दोनों हर्ष के मम्मी पापा के मुंह पर कपड़ा लपेटकर जेल से बाहर ले आए। दूर खड़ी कार में बैठे चाचा के आदमी ने फ़ोटो खींचकर चाचा को भेज दी। बॉस जेल से हर्ष उन दोनों को कार में ले गया, जबकि सहस टैक्सी लेकर वापस चला गया। आदमी ने चाचा को फ़ोन करके बताया। ठीक है, ध्यान से देखना, उनके पीछे पुलिस तो नहीं थी? चाचा ने पूछा। नहीं, कोई नहीं गया। ठीक है, तुम भी हर्ष के पीछे आ जाओ, चाचा ने कहा। वो लोग भी कार स्टार्ट करके उसके पीछे चले गए। चाचा एक वीरान बड़े से घर में एक बड़े से कमरे में बैठा था। उसने सबको वहाँ का एड्रेस दे दिया था। उसे फ़ोन आया, बॉस, गज्जू लड़कियाँ लेकर आ गया है। ठीक है, उन्हें उस कमरे में रखो, मैं आता हूँ, कहकर चाचा कमरे से निकल कर नीचे आ गया। वो बगल के एक कमरे में गया। उसने जब लड़कियों को देखा तो वो हैरान रह गया। ये इन्हें
किन्हें उठा लाए बेवकूफ़ो, ये कौन है? चाचा ने उन्हें देखकर पूछा। बॉस, हमें तो जो लड़कियां मिली ये वही हैं। ये आप उनसे पूछो जो लेकर आए हैं। हम तो 2 दिन से आपकी हर बात मानकर इनकी ही निगरानी कर रहे हैं और आज ले आए हैं। वो पूरे भरोसे से बोले जैसे उनके सिवा कोई सच बोल ही नहीं सकता। तूने तो कह दिया, अब वो लोग आने वाले हैं, हम क्या करेंगे? चाचा गुस्से से बोला। बॉस, इनके चेहरे पर मास्क लगाकर भेज देना, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। गज्जू बोला। अब तो यही करना पड़ेगा, नहीं तो वो पैसे नहीं देगा। मैं पुराने अड्डे पर जा रहा हूँ। ऐसा करना, तुम लोग पैसा और भैया भाभी को वहाँ पहुँचा देना। फिर इन्हें कुछ भी हो हमें नहीं पता। मैं तो साफ कह दूंगा कि मैंने लड़कियां भेज दी हैं, आगे तुम जानो। कहकर चाचा वहाँ से कार में बैठकर निकल गया। उसे संग्राम के गुस्से का पता था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए नमस्कार।